वेलकम टू दी आरपी क्लासेस नॉलेज फॉर ऑल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें पढ़ाते हुए मैंने पद सोपान हेरारकी के बारे में कुछ बताया था। तो ठीक है, आज हम लोग उसी हेरारकी में थोड़ा सा सभी जो पद है उसको थोड़ा थोड़ा डील करते हैं, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पद सोपान, ठीक, हेरारकी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि छत्तीसगढ़ को 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बांटा गया है। ये 3 स्तर कौन से हैं? ग्राम पंचायत, ठीक, जनपद पंचायत और आपका जिला पंचायत। ठीक, ये क्या है? 3 स्तरों में बांटा गया था, जिसमें मैंने हेरारकी का क्रम बताया था कि जो सर्वोच्च पद होता है ग्राम पंचायत में वो किसका होता है? तो सरपंच का, फिर उसके बाद उप सरपंच का, ठीक, उसके बाद किसका होता है? पंच का, ठीक। वैसे ही जो जनपद पंचायत है उसमें जो सर्वोच्च पद होता है वो किसका होता है? अध्यक्ष का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनपद पंचायत अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष और फिर आता है आपका सदस्य, बीडीसी, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? बीडीसी बोलते हैं, ठीक, सदस्य को, जो जिला जनपद पंचायत के सदस्य हैं, ठीक। और उसके बाद जिला पंचायत में हायरार्की का क्रम क्या है? तो सबसे ऊपर यहाँ पे भी अध्यक्ष होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? जिला पंचायत अध्यक्ष। उसके नीचे आएगा आपका उपाध्यक्ष और सबसे नीचे में क्या आएगा? आपका सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ठीक, डीडीसी, ठीक। इस तरीके से शॉर्ट में उन लोग को बोलते हैं बीडीसी, डीडीसी, ये पंच। और अगर इन लोगों में हर जगह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक। क्या होता है? एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन कौन होते हैं? जैसे ग्राम में कौन होता है? आपको पता होगा, ग्राम पंचायत सचिव, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? ग्राम पंचायत सचिव। ये एक प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक। यहाँ पे क्या कौन होता है? आपका मुख्य कार्य, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक। तो लिखो इसको, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी। और यहाँ पे क्या नाम होगा? वो जो प्रशासनिक है, कौन सा? जो प्रशासनिक अधिकारी है, ठीक। ग्राम पंचायत में होगा ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत में होगा जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और यहाँ पे कौन होगा? आपका जिला पंचायत में। तो जिला पंचायत में होता है आपका जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ठीक। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो ग्राम पंचायत है उसमें प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत सचिव। जनपद पंचायत में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और जिला पंचायत में होता है आपका जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो ये क्या है? आपका हायरार्की है पद सोपान में। अब हम लोग एक एक पद को धीरे धीरे डील करते हैं, उससे क्या है हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चंस भी कैसे बनते हैं वो सब समझ आ जाएंगे, ठीक। तो इसको मिटा रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक पद को पढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सरपंच के बारे में, फिर उप सरपंच के बारे में, फिर पंच के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा ग्राम सचिव कैसे बनते हैं उसको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो बीडीसी हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो पद सोपान में हम लोग सबसे पहला पद पढ़ते हैं आपका सरपंच के बारे में, ठीक। इसको पढ़ेंगे सरपंच, ठीक। तो सरपंच का जो प्रावधान है, ठीक है, ये कहाँ पे है? मतलब सरपंच तो निर्वाचित होगा, इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो ये है आपका धारा 17 में, ठीक। धारा 17 में क्या दिया हुआ है? धारा 17 में दिया गया है ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं उप सरपंच का निर्वाचन, ठीक। तो उप सरपंच को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग सरपंच के बारे में पढ़ते हैं। तो धारा 17 में क्या दिया गया है? सरपंच का निर्वाचन, ठीक। ये किस में दिया गया है? आपका धारा 17 में सरपंच का निर्वाचन। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक
सरपंच होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच होगा। ये किसमें बताया गया है? आपका धारा 17 में, ठीक है। और एक प्रत्येक सरपंच होगा जो, ठीक है, अब जो करके जो पॉइंट लिख रहा हूं ना वो सब इंपॉर्टेंट है। जो पहला, ठीक है, हम लोग को किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सरपंच के बारे में। तो धारा 17 में बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच होगा। जो पहला, ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पद होगा। ठीक, क्या होगा? ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पद होगा। यह पहला पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना, प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। कैसे निर्वाचित होगा? तो प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। ठीक, प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा अर्थात जो संबंधित ग्राम पंचायत है या संबंधित पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होगा। अर्थात मतदाताओं द्वारा निर्वाचित। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना? क्या होगा? वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। कौन? आपका सरपंच। तो सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक, तीसरा याद रखना, इसकी पात्रता के बारे में याद रखना कि कौन पात्र होगा। तो इसका पात्रता क्या होगा? कि वो पंच बनने के पात्र हो। इसमें लिखा गया है धारा 17 में कि सरपंच के संबंध में पात्रता क्या बताया गया है? कि वो पंच बनने के पात्र हो। मतलब उसमें पंच बनने की क्या हो? योग्यता हो, तो वह सरपंच बन सकता है। यह पात्रता में बताया गया है। और इसमें अपात्रता, मतलब कौन पात्र नहीं होगा। तो अपात्र, देखो कौन कौन अपात्र होते हैं सरपंच बनने के लिए, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें याद रखिएगा, पहला, संसद के किसी भी सदन का सदस्य। ठीक, तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य, ये क्या होगा? अपात्र होगा। मतलब संसद का कोई भी सदन है उसका सदस्य क्या होगा? इसके लिए सरपंच बनने के लिए अपात्र होगा। दूसरा याद रखना, राज्य विधानसभा बोलो या विधानमंडल बोलो, क्योंकि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या है? एक सदन व्यवस्था है। ठीक, तो राज्य विधानसभा के सदस्य, ठीक, राज्य विधानसभा का सदस्य अर्थात विधायक, और संसद के किसी भी सदन का सदस्य अर्थात सांसद, ये सब क्या होंगे? अपात्र होंगे। ठीक है, याद रखते चलना। ठीक, तीसरा याद रखना, कोई भी जो सहकारी समिति है, ठीक, सहकारी समिति के, याद रखना, सभापति एवं उप सभापति। ठीक, जो सहकारी समिति है उसका सभापति और उप सभापति क्या होगा? अपात्र होंगे। तो ये तीन याद रखना, संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, राज्य विधानसभा का सदस्य या सहकारी समिति के सभापति और उप सभापति होने पर वह सरपंच बनने के लिए क्या होगा? अपात्र होगा। नोट करके लिखिएगा यहाँ पे, अगर वह सहकारी समिति का सदस्य है तो वो पात्र होगा। अब डील नहीं किया गया है तो वो कॉमन सी चीज है, समझ आ गया होगा कि ये तीन क्या होंगे? आपका अपात्र होंगे। ठीक, पर सदस्य जो सहकारी समिति का सदस्य पात्र होंगे। ठीक, सदस्य पात्र होंगे। ठीक, यहाँ पे किंतु ऐसा करके लिख लेना, किंतु सदस्य क्या होंगे? आपका पात्र होंगे। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। ठीक, तो ये चार चीजें याद रखिएगा। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी, ठीक, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है अर्थात मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होता है। किसका? सरपंच का। पात्रता में है पंच बनने के पात्र हो। अपात्र कब होगा? अगर वह संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। राज्य विधानमंडल का सदस्य होने पर वह अपात्र होगा। सहकारी समिति के सभापति या उप सभापति होने पर वह अपात्र होगा। ठीक, ये क्या हो गए? हम लोगों ने सरपंच के बारे में देख लिया। अब एक बात याद रखिए, मतलब और ध्यान दीजिएगा कि ये तो अपात्र बता दिया। ठीक, अगर सरपंच रहते हुए वह किसी संसद का सदस्य बन गया या राज्य विधानमंडल का सदस्य बन गया या किसी सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति बन गया, तो क्या होगा? ये तो अगर हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक, लेकिन वो
सरपंच बन चुका है, उसके बाद अगर संसद बनता है, विधायक बनता है या सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति बनता है तो क्या होगा, तब तत्काल प्रभाव से जैसे ही इस पद के लिए वो शपथ लेता है उस समय क्या होगा, जो पद है उसको क्या मान लिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा, सरपंच के पद को रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक, चलिए इसको मिटा रहा हूं, फिर बताता हूं ऊपर में। ठीक, मिटा दूं, ठीक है, चलो मिटा रहा हूं ये। तो क्या होगा कि सरपंच जो है, अगर क्या होता है, किसी संसद का सदस्य बन जाता है या राज्य विधानमंडल का सदस्य बन जाता है या किसी सभा का, सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति बन जाता है तो उसका पद क्या होगा, रिक्त हो जाएगा और इसको धारा 38 के तहत क्या माना जाएगा, आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा। ठीक, सपोज कितना 4 लिख लिए थे, 5वां याद रखना। 5वां पॉइंट क्या है, यदि सरपंच ठीक सांसद सदस्य, ठीक एक याद रखना, सांसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, सांसद का सदस्य या विधानसभा सदस्य या किसी सहकारी समिति, ठीक किसी सहकारी समिति का सभापति या उप सभापति, ठीक बनता है तो सरपंच का पद, ठीक सरपंच का पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा, ठीक रिक्त माना जाएगा। ठीक है, और इस अधिनियम के धारा 38 के तहत इसको क्या माना जाएगा, आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा। ठीक, आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, धारा 38 के तहत इसको आकस्मिक रिक्ति माना जाएगा। धारा 17 याद रखना और धारा 38 याद रखना। धारा 38 में क्या है, आकस्मिक रिक्ति के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट है ना। एसीएफ 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि यदि सरपंच का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो सम्मेलन कौन बुलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग डिटेल में पढ़े नहीं रहते हैं तो बनता नहीं है। ठीक, तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, पूरी चीजों को डिटेल में पढ़ा रहा हूं ताकि पंचायती राज से किसी भी कोने से क्वेश्चन पूछे, हमारा क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक, तो इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि अगर सरपंच का पद आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो पंचायतों का सम्मेलन कौन बुलाता है। ठीक, तो देखो सरपंच याद रखना ना, एसीएफ का क्वेश्चन है, एसीएफ 2021 में पूछा था कि यदि सरपंच का पद आकस्मिक रिक्त हो जाए तो, आकस्मिक रिक्त हो जाए तो एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। क्या हो जाए तो विशेष सम्मेलन, एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है, विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। लेकिन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो एक विशेष सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है, विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है जो ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा बुलाया जाता है। कौन बुलाता है, ग्राम पंचायत का सचिव बुलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एसीएफ 2021 में पूछा गया था कि सरपंच का पद आकस्मिक रिक्त हो जाने पर विशेष सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने सरपंच के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं धारा 18 के बारे में बताता हूं, जिसमें बहिर्गामी सरपंच के द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना। तो आखिर ये बहिर्गामी सरपंच क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम लोग धारा 18, इसको मिटा देता हूं मैं। चलिए, ये समझ आ गया आपको कि सरपंच का पद आकस्मिक रिक्त कैसे होता है, या तो वो त्याग पत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या वह किसी संसद का क्या हो, सदस्य बन जाए, या राज्य विधानमंडल का सदस्य
बन जाए तो क्या होता है वो, तब सरपंच का पद धारा 38, इस अधिनियम की धारा 38 के तहत क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा। और जब रिक्त हो गया तो अब सबको बताना तो पड़ेगा कि रिक्त हो गया है सरपंच का पद करके, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक, और वह विशेष सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो यह विशेष सम्मेलन बुलाया जाता है आपका ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा। ठीक, याद रखना ना, सारा चीज इंपॉर्टेंट है जो जो बता रहा हूं। अब याद रखना, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, धारा 18, धारा, इस अधिनियम की धारा 18 में बताया गया है बहिर्गामी सरपंच द्वारा, बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना, कार्यभार का सौंपा जाना। ठीक, ये किसमें है आपका, धारा 18 में, बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना। तो आखिर बहिर्गामी सरपंच क्या होता है, ठीक, बहिर्गामी सरपंच क्या होता है, इससे पहले मैंने बताया था कि स्थानापन्न सरपंच के बारे में बताया था। स्थानापन्न सरपंच क्या होता है, जब सरपंच किसी कारणों से निर्वाचित नहीं हो पाता है या उसका पद रिक्त हो जाता है, तो क्या करते हैं कि जो निर्वाचित पंच है उनमें से कोई एक पंच सरपंच के कार्यभार को क्या करता है, संभालता है। तो उस पंच को क्या बोलते हैं, स्थानोपन्न सरपंच बोला जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, बहिर्गामी सरपंच के बारे में बताया गया है। तो आखिर ये बहिर्गामी सरपंच क्या होता है, इसको बताता हूं। देखो, कोई भी अभी तो नया निर्वाचित सरपंच आया होगा, लेकिन उससे पहले जो सरपंच था उसको क्या कहा जाता है, तो बहिर्गामी सरपंच कहा जाता है। तो भूतपूर्व सरपंच को ही, किसको, भूतपूर्व या करंट भूतपूर्व, जो तत्काल क्या हुआ है, अभी वही सरपंच था और उसके बाद एक नया सरपंच आया, तो उसके पहले वाला जो सरपंच है वो क्या कहलाता है, आपका बहिर्गामी सरपंच कहलाता है। इसी को पूर्व सरपंच, ठीक, पूर्व सरपंच ही क्या होता है, आपका बहिर्गामी सरपंच होता है। तो ये समझ आ गया कि बहिर्गामी सरपंच कौन होता है, तो जो पूर्व सरपंच है, जो करंट का पूर्व सरपंच है, वही क्या होता है, आपका बहिर्गामी सरपंच होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, धारा 18 में बहिर्गामी सरपंच द्वारा कार्यभार का सौंपा जाना। जैसा कि हम जानते हैं कि क्या होता है कि कोई भी सरपंच प्रथम सम्मेलन, देखो एक और याद रखना, थोड़ा सा बता देता हूं, अभी और पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, धारा 20 के बारे में, इसको और पढ़ेंगे हम लोग जब जरूरत आएगा, जहां पे जरूरत पड़ेगा मैं और इसको बताऊंगा। धारा 20 में क्या प्रावधान किया गया है, जो ग्राम पंचायत है ना, इसके प्रथम सम्मेलन के बारे में। ठीक, किसका, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन। ठीक, ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन, धारा 20 ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन। ये क्या होता है प्रथम सम्मेलन, जब, याद रखना, प्रथम सम्मेलन में क्या होता है, निर्वाचन हुआ, ठीक, उसका परिणाम घोषित हुआ, तो जिस तारीख को ना निर्वाचन की अधिसूचना जारी होती है, उस तारीख से 30 दिन के भीतर जो बैठक बुलाई जाती है, मतलब जो पंचायतों में सपोज सब निर्वाचित हो गए, पंच निर्वाचित हो गया, सरपंच निर्वाचित हो गया, तो क्या किया जाएगा, उन लोगों को शपथ दिलाने के लिए एक बैठक बुलाया जाता है। तो यह बैठक क्या होता है कि 30 दिन के भीतर, कितना, 30 दिन के भीतर, इंपॉर्टेंट है ना 30 दिन, ठीक, 30 दिन के भीतर किसके द्वारा बनाया जाता है, तो 30 दिन के भीतर सचिव द्वारा बुलाया जाता है, सचिव द्वारा बुलाया जाता है, जिसमें सब पंचों को, और क्या होता है इसमें, पंचों को शपथ दिलाया जाता है, सरपंच को शपथ दिलाया जाता है, उनको शपथ दिलाने के बाद उप सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है 30 दिन के भीतर। समझ आ गया ना प्रथम सम्मेलन, मेरा मोटो ये था कि प्रथम सम्मेलन को समझाऊं और बताऊं कि उस दिन शपथ ग्रहण होता है, और जैसे ही शपथ ग्रहण होता है, सरपंच, जो नया सरपंच है, जैसे ही शपथ लेता है, शपथ के बाद, ठीक, शपथ के बाद क्या होता है, या शपथ के साथ ही नए सरपंच को कार्य स्टार्ट हो गया, यह माना जाता है। ठीक, तो शपथ के बाद, शपथ के साथ ही लिखते हैं, ठीक है, शपथ के साथ ही नए सरपंच, पंच एवं उप सरपंच का क्या होता है, सरपंच, पंच एवं उप सरपंच का कार्यकाल की गणना स्टार्ट हो जाती है, या कार्यकाल शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है, मतलब जो नई पंचायत है। ठीक, अब क्या होगा कि ये तो बहिर्गामी सरपंच है, अब क्या हुआ, अब नया सरपंच आ गया, तो जितने भी दस्तावेज, पत्र, संपत्ति है, वो क्या करेगा, बहिर्गामी सरपंच
नए पंचायत के सरपंच, उप सरपंच या सचिव को सौंपेगा। ठीक, याद रखना। अब ये तो बन गया आपका नया सरपंच आ गया। अब नया सरपंच आने के बाद बहिर्गामी सरपंच, बहिर्गामी सरपंच, ठीक, बहिर्गामी सरपंच क्या करेगा, जितने भी पंचायत से संबंधित दस्तावेज, ठीक, जितने भी दस्तावेज हैं, पत्र हैं, ये तो सील वील ठप्पा वप्पा सब रहता है पंचायत का, ठीक, संपत्ति है पंचायत की, इसको क्या करेगा, जो नए सरपंच, उप सरपंच या फिर सचिव को क्या करेगा, सचिव को सौंप देता है, सौंपेगा। ठीक, ये क्या होगा, बहिर्गामी सरपंच। अब पूर्व में है, अब उसका तो पंचायत से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या करेगा, पंचायत से संबंधित जितने भी दस्तावेज, पत्र, संपत्ति, जो भी चीजें हैं वो क्या करेगा, पंच, सरपंच या सचिव को क्या करेगा, सौंप देगा। ठीक, तो ये याद रखना। और उसके बाद ये भी याद रखना, यदि वह ऐसा नहीं करता है, क्या करता है कि नहीं भाई मैं तो संपत्ति रखबे करी हूँ पंचायत की, मैं पूर्व सरपंच रहा हूँ, इला मैं नहीं दूँ, अगर ऐसा वो करता है कौन, बहिर्गामी सरपंच, यदि वह कहने का मतलब है बहिर्गामी सरपंच, यदि वह ऐसा नहीं करता है, नहीं करता है, यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो इस अधिनियम की धारा 92 के तहत उस पर क्या किया जाएगा, कार्यवाही किया जाएगा। किस पर, बहिर्गामी सरपंच पर, उस पर कार्यवाही किया जाएगा। ठीक, तथा इसी अधिनियम की धारा 98 के तहत उस पर अभियोग चलाया जाएगा, अभियोग चलाया जाएगा। ठीक, अभियोग चलाया जाएगा, किसके ऊपर चलाया जाएगा, आपका बहिर्गामी सरपंच के खिलाफ धारा 92 के तहत उस पर कार्यवाही की जाएगी, और धारा 98 के तहत उस पर अभियोग मतलब मुकदमा चलाया जाएगा। जैसे पंचायतों का जो भी कार्यकाल हो, मतलब जो भी होता है किसके द्वारा चलाया जाता है, तो विहित प्राधिकारी। जब मैंने धारा 21 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि विहित प्राधिकारी टर्म बार बार आएगा, तो आप याद रखिएगा कि विहित प्राधिकारी, वहां से आप देख सकते हैं विहित प्राधिकारी का परिभाषा कि कौन होता है विहित प्राधिकारी। तो राज्य सरकार किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को किसके लिए, किसी काम के लिए या सौंपता है, तो उसको क्या बोलते हैं, विहित प्राधिकारी बोलते हैं। ये जब मैं धारा 21 पढ़ा रहा था तो धारा 21 नहीं, धारा 2 की उपधारा 21 में मैंने बताया था। ठीक है, तो विहित प्राधिकारी क्या करता है, जो बहिर्गामी सरपंच है, अगर वह दस्तावेज, पत्र या पंचायत की जो संपत्ति है नए पंचायत को नहीं सौंपता है, तो उस पर धारा 92 के तहत कार्यवाही और धारा 98 के तहत अभियोग चलाया जाता है। ठीक, अब अभियोग चलाया गया, और अगर क्या होता है कि वो बहिर्गामी सरपंच दोषी पाया जाता है। ठीक, बहिर्गामी सरपंच क्या होता है, अगर वह दोषी पाया जाता है तो क्या होगा, तब अगर वह दोषी पाया जाता है ना, तो उसको उसी तारीख से जब वह दोषी पाया जाता है, ठीक, यदि वह मतलब बहिर्गामी सरपंच ना, यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसी तारीख से, ठीक है, उसी मतलब दोषी जिस तारीख को पाया गया उसी तारीख से वह अगले 6 वर्षों तक पंचायत निर्वाचन के लिए अपात्र होगा। पंचायत निर्वाचन के लिए क्या होगा, अपात्र होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसी तारीख से वह अगले 6 वर्ष के लिए पंचायत निर्वाचन के लिए अपात्र होगा। ठीक, अब देखते हैं, अगर इस अपात्रता को अगर राज्य सरकार अभिलेख कर दे, या राज्य सरकार अगर ये लिख दे कि थोड़ा सा इनका जो 6 साल है उसको कम कर दो, या इनकी जो अपात्रता है उसको समाप्त कर दो, तो वो किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। चलो उसको भी लिख देता हूँ, या लिख लीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ को लिखने से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है और वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन क्या करोगे, हर चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मेरे को लिखना पड़ जाता है। ठीक, तो राज्य सरकार क्या करता है, इसकी जो अपात्रता का समय अवधि है, अपात्रता की अवधि को
कम या समाप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या चीज है, आपका सरपंच के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा और इसको नोट करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, उप सरपंच के बारे में पढ़ते हैं। सरपंच, बहिर्गामी सरपंच, धारा 18 के बारे में बता दिया, धारा 17 बताया। ठीक है, अब हम लोग उप सरपंच के बारे में पढ़ते हैं, वो भी धारा 17 में ही, मैं बताया पहले ही बता दिया था कि धारा 17 में सरपंच और उप सरपंच के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग धारा 17, धारा 17 उप सरपंच के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सरपंच। अब देखते हैं हम लोग उप सरपंच के बारे में। तो उप सरपंच का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो ये भी किया गया है आपका धारा 17 में। और क्या है इसमें, धारा 17 में है सरपंच एवं उप सरपंच का है। तो अब उप सरपंच का बता दिया, तो अब आगे बता देता हूँ। इसी में है आपका उप सरपंच का निर्वाचन। ठीक, उप सरपंच का निर्वाचन। तो धारा 17 में क्या बताया गया है, जैसे वहां पे लिखा गया था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच होगा, तो वैसे ही यहाँ पे लिखा दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक उप सरपंच होगा। ठीक, लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। पहला वही जो पहले लिखे थे, सरपंच होगा की जगह यहाँ पे क्या आएगा, उप सरपंच होगा। ठीक, उप सरपंच होगा। अब इसमें दूसरा लाइन लिखिएगा, जो वहां पे क्या था, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता था, तो यहां पे क्या होगा कि जो निर्वाचित पंचों द्वारा क्या होगा, निर्वाचित पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। अब सपोज देखो कि अगर सपोज अब उप सरपंच का निर्वाचन हो रहा है। ठीक, उप सरपंच के निर्वाचन में क्या हो रहा है कि मत बराबर हो जाता है। ठीक, उप सरपंच को सपोज 20 विधानसभा बोलता हूँ 20 पंच थे, सपोज इसमें से 10 ने 1 को, 10 ने 1 को, तो क्या हो गया कि इस स्थिति में मत बराबर हो गए। तो मत बराबर हो जाने पर ना विहित अधिकारी लॉट निकालता है। ठीक, जो विहित प्राधिकारी मत बराबर होने पर, ठीक, अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। अब क्या होता है, मत बराबर होने पर विहित प्राधिकारी क्या करता है, लॉट निकाल कर निर्णय करता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है ना, ये भी टर्म याद रखिएगा। लॉट निकाल कर क्या करता है, विहित प्राधिकारी कौन उप सरपंच होगा इसका निर्धारण करता है। कब, जब मत बराबर हो जाए। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। अब इस पे याद रखिएगा पात्रता। तो पात्रता क्या हो, पंच बनने की पात्रता होगा। ठीक, अपात्र कब होगा, तो अपात्र में वही सारी चीजें। ठीक, कौन कौन सी, तो कौन कौन सा, संसद सदस्य ये नहीं बन सकता। दूसरा विधायक। ठीक, विधायक। तीसरा मैंने क्या बताया था, सहकारी सोसाइटी के सभापति और उपसभापति। ठीक, सहकारी सोसाइटी, ठीक, सहकारी सोसाइटी के सभापति एवं उप सभापति। ठीक, ये क्या होंगे, अपात्र होंगे। उप सरपंच बनने के लिए संसद सदस्य, उप विधायक और सभापति और उपसभापति ये क्या होंगे, आपके अपात्र होंगे। ये किसमें बताया गया है, आपका धारा 17 में। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं उप सरपंच से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें देखते हैं। ठीक है, उसको मिटा दूं। ठीक, चलिए उप सरपंच ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे अब हम लोग उप सरपंच से संबंधित क्या है कुछ विशेष बातें देखते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें भी पढ़ेंगे ना धीरे धीरे कि कैसे उप सरपंच का निर्वाचन होता है, सरपंच का निर्वाचन होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग धारा मतलब राज्य निर्वाचन आयोग इस अधिनियम के संविधान के अनुच्छेद 243 इसमें है आपका राज्य निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 243 के में जब हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि उन लोग का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक, चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग, कुछ विशेष बातें देखते हैं उप सरपंच से संबंधित। ठीक, कुछ विशेष बातें हैं जो सीधा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो
सपोज कोई पंच ही क्या करते, उप सरपंच निर्वाचन कैसा होता है, तो निर्वाचित पंच अपने में से ही किसी एक को उप सरपंच के रूप में क्या करता है, निर्वाचित करता है। तो सपोज अब कोई भी पंच जो है उप सरपंच बन गया, तो फिर क्या हुआ, उस वार्ड का पंच रहेगा या नहीं, ये सवाल उठता है। तो इसका जवाब होगा वो पंच के भी रूप में कार्य करते रहेगा, वो उप सरपंच भी होगा और वो पंच भी होगा। मतलब ये है कि उप सरपंच का जो काम है वो क्या होगा, दोहरा होगा। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा, उप सरपंच अपने वार्ड का पंच भी होता है। ठीक, मतलब यह है कि उप सरपंच बनने के बाद वह पंच के पद से इस्तीफा नहीं देगा, वो संबंधित वार्ड, जिस वार्ड से वह निर्वाचित हुआ है उस वार्ड का पंच भी होगा। ठीक, तो क्या हो गया, अब वह उप सरपंच एवं पंच के रूप में दोहरा कार्य करता है। ठीक, वह कहने का मतलब है उप सरपंच, वह उप सरपंच एवं पंच के रूप में दोहरा कार्य करता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका उप सरपंच। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ग्राम सभा की बैठक के लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो ग्राम सभा की बैठक के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है आपका सरपंच और पंच। लेकिन जो उप सरपंच है, क्या है आपका उप सरपंच, ग्राम सभा में क्या, गढ़पूर्ति के लिए, ग्राम सभा में गढ़पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, उत्तरदायी नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है ना। वह क्या होता है, गढ़पूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन अब वो किसी वार्ड का तो पंच है। ठीक, उप सरपंच भी किसी वार्ड का पंच तो है, तो बतौर पंच, लेकिन बतौर पंच वह उत्तरदायी होगा। ठीक, बतौर पंच वह उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सारा टर्म इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं अलग से विशेष करके लिखा रहा हूं उप सरपंच के बारे में। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई आपका उप सरपंच के बारे में। अब अगला देखते हैं हम लोग पंच के बारे में। ठीक है, उप सरपंच के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग पंच के बारे में देखते हैं। ठीक, तो पंच का प्रावधान कहाँ पे है, तो मैंने बताया था कि जो इस अधिनियम का जो धारा 12 है, ठीक, इस अधिनियम का कौन सा, इस अधिनियम का धारा 12 में क्या बताया गया है, मतलब ये बताया गया कि ग्राम पंचायतों को कलेक्टर द्वारा क्या किया जाएगा, वार्डों में विभाजित किया जाएगा। जहां से चुनकर एक प्रतिनिधि आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको पंच बोला जाता है। ठीक है, तो पंच के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पंच ये कहाँ पे, देखो जो इस अधिनियम का धारा 12 है। ठीक, धारा 12 में क्या है, वार्डों में किसका, ग्राम पंचायत का। ठीक, ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन। ठीक, ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन ये किसमें किया गया है, धारा 12 में। और प्रत्येक वार्ड से क्या होगा, एक प्रतिनिधि आता है। ठीक, प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुनकर आएगा। इसी प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है, इसी प्रतिनिधि को पंच कहा जाता है। ठीक, अब पंच के बारे में देखते हैं। ठीक, पंच के बारे में देखते हैं क्या होता है पंच। पंच जो होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक, ये पंच क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है किसका, पंचों का। अब और पंच के बारे में क्या क्या है, ठीक, ज़्यादा कुछ है नहीं। पंच क्या होगा आपका, प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, वह वार्ड प्रतिनिधि होता है, वार्ड प्रतिनिधि होता है। ठीक, तीसरा याद रखिएगा, वार्डों में, ठीक, वार्डों से गढ़पूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा, गढ़पूर्ति के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी लिख लेना, उत्तरदायी होगा। ठीक, अब देखो अगर पंच क्या होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, लेकिन उसका भी तो मत बराबर हो सकता है। जैसे दो कैंडिडेट के मत बराबर हो गए, दोनों को बराबर वोट मिल गया है ना, तो इसका भी
लॉट निकाल कर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। मत बराबर होने पर क्या किया जाता है, मत बराबर होने पर लॉट निकाल कर निर्णय विहित प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। विहित प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना। अगर सरपंच का पंच का अगर निर्वाचन हो रहा है और उसको क्या हो गया, मत बराबर हो गया, तो विहित प्राधिकारी क्या करेगा, लॉट निकालकर निर्णय लेगा कि उस वार्ड से कौन पंच बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। पंच के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक। मत बराबर होने पर विहित प्राधिकारी क्या करता है, लॉट निकाल कर निर्णय लेता है। वार्डों में गणपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है और वार्ड का प्रतिनिधि होता है। तो ये सारी चीजें आप पंच के बारे में याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा, पद सोपान में तो ग्राम पंचायत का हो गया। थोड़ा सा देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत सचिव के बारे में। तो ग्राम पंचायत सचिव, अब ये सब तो निर्वाचित होते हैं। उप सरपंच अप्रत्यक्ष, सरपंच और पंच क्या होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। लेकिन अब हम लोगों ने को तो पता है कि कभी भी हम लोगों ने सचिव को निर्वाचित होते हुए देखा ही नहीं है। तो वो क्या होता है, नियुक्त होता है। क्या होता है, नियुक्त होता है, ठीक। तो ग्राम पंचायत सचिव ये क्या होता है, ये होता है नियुक्त होता है। और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उप संचालक के द्वारा, ठीक। क्या होता है, उप संचालक के द्वारा नियुक्त होता है, ठीक। कौन सा, पंचायत विभाग, ठीक, पंचायत विभाग। तो ये क्या होता है, नियुक्त होता है। इसका शक्ति देखा जाए, ठीक, इसकी शक्ति क्या होती है, तो जो ग्राम पंचायत का ना, ये कार्यकारी अधिकारी होता है। जैसे हम लोग जब संविधान पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति क्या होता है, एक कार्यकारी प्रमुख होता है, वैसे ही एक मतलब कार्यकारी अधिकारी होता है कौन, प्राधिकारी होता है कौन, आपका ग्राम पंचायत का सचिव। तो ये क्या होता है, ग्राम पंचायत का कार्यकारी प्रमुख, ठीक। ग्राम पंचायत का क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। तो ये उसकी शक्ति है। इसका कार्य देखें तो इसके कार्य, पहला देखो, उप सरपंच क्या करता है, उप सरपंच बोलता हूँ, सचिव क्या करता है, सचिव जो प्रथम सम्मेलन होता है उसको कौन बुलाता है, तो सचिव, ठीक। तो प्रथम सम्मेलन बुलाना, ठीक। मैंने बताया था कौन सा, धारा 20, ठीक। ग्राम पंचायतों का प्रथम सम्मेलन बुलाना कितने दिन के भीतर, तो 30 दिन के भीतर, ठीक। अब 30 दिन के भीतर बुला लिया। अब क्या करेगा, जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित पंच एवं सरपंच, निर्वाचित पंच एवं सरपंच को क्या करता है, शपथ दिलाता है, ठीक। फिर क्या करता है, जैसे मैंने बताया था कि जो अभिलेख तैयार करता है, हिंदी में बताया था ना, हाँ। तो क्या करता है, अभिलेख तैयार करता है। जो पंचायतों की बैठक होती है उसका अभिलेख तैयार करता है, ठीक। कौन कौन से अभिलेख तैयार करता है, तो क्या कह रहा था कि बैठक में कितने लोग आए हैं, ठीक। ग्राम सभा की बैठक में कितने लोग आए हैं, क्या विषय पर चर्चा हुई, ये सारी चीज़ों को हिंदी में लिखता है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हिंदी में लिखता है। तो अभिलेख तैयार करता है। और सचिव के क्या काम होते हैं, तो और भी कई काम हो सकता है सचिव का, ठीक। तो इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब लेक्चर बड़ा हो गया होगा, लेकिन ठीक है, अब चीज़ें हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने ग्राम पंचायत में पद सोपान को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनपद पंचायत और जिला पंचायत में किसको देखेंगे, पद सोपान को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे अनुच्छेद 243D के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।